नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम जो प्रमुख चुनौतियां हैं वर्तमान में जिन्हें हम देखते हैं, उसके संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का बिंदु है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। किसी भी राष्ट्र को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए विश्व परिवेश में उसकी इंटीग्रेशन का जो मामला है, उसके एकीकरण होने का मामला है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय रखता है कि उसको किस पायदान तक या किस उच्च शिखर तक ले जाए। वो सारी समस्याओं को दूर करने का एक ही कारण रहता है कि राष्ट्रीय एकीकरण उस राष्ट्र में कितना है, यानी राष्ट्र की एकता का भाव, यूनिटी ऑफ स्टेट्स, यूनिटी ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें भूतकाल से लेकर के वर्तमान और भविष्य के आईने को उसमें दिखाने का एक ऐसा एकीकृत भाव, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, असल रूप में विचारधारा वाला जो बिंदु है वो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को अधिक पुष्ट प्रदान या प्रबल स्थिति को तैयार करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि यहाँ की कोटि कोटि जनता के मन में भारत की भौगोलिक एकता का गहरा संस्कार था। हमारी संस्कृति विविधताओं को स्वीकार करती है, किंतु एकत्व की प्राप्ति उसकी निजी विशेषता है। अनेकता में एकता का भाव है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीयकरण को बल प्रदान करती हैं। अंग्रेजी शासनकाल से ही भारत में फूट डालो राज करो की जो विचारधारा है वो अत्यंत कष्टकारी रही। उनके द्वारा किया जाना एक पक्षपात भरा व्यवहार, जो राज्य को खंड खंड करके, उसको विच्छेद करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके पूरी तरह से विवादित बना देना, ये अंग्रेजियत का प्रमुख प्रभाव रहा था। रजनी कोठारी लिखते हैं कि राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या एकीकरण की है, अर्थात नए राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उसका बहुमुखी प्रसार, विभिन्न संस्थाओं का पल्लवन, विविधता का एक सूत्र में संग्रहण कर एक राष्ट्र का निर्माण अर्थात एकीकरण की क्षमता का विकास। यही समस्या हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या के रूप में रही। जैसा कि नेहरू ने इस संबंध में कहा है, मेरे जीवन का मुख्य कार्य भारत का एकीकरण है। तो 1962 के चीनी आक्रमण के समय, 1965 तथा 71 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय देश की विभिन्नताओं में से ऐसी एकता का उदय हुआ जो विदेशियों के लिए ही नहीं, स्वयं हम सब के लिए एक आश्चर्य बन गए। फिर भी इस कटु सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वाधीनता संघर्ष के समय देश में जो अपूर्व एकता विद्यमान थी, उस एकता का कारण था विदेशी शासन के प्रति अरुचि। यानी उस समय की जो पब्लिक थी वो उस विदेशी शासन में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। विदेशी शासन की अंत्येष्टि के साथ एकता का यह सूत्र लुप्त हो गया और देश के विभिन्न भागों में विघटनकारी प्रवृत्तियां प्रकट होने लगी। अब हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में, यानी भारतीय जो संस्कारिक परिवेश है भारत का, चाहे वह लोकतांत्रिक परिवेश में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, या जीवन के एक सुगम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में हो, वो बाधाएं जिनके माध्यम से देश को पतन की ओर ले जाया जाता है, या उसको हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो हमारे हित की जो विचारधारा है ये राष्ट्र को अहित को, यानी राष्ट्र के लिए अहितकारी सिद्ध होगी। तो जब एकीकरण की बात आती है तो उसमें सारी बाधाएं जो लोकतंत्र को एक
सही मार्ग दिलाने में बाधा बनती हैं, वो सारे बिंदुओं को इसमें हम लेते हैं। जैसे हम इसमें जाति की बात करें, प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा है कि कोई भारत में कहीं भी रहे वह जाति के संसार में ही रहता है। यानी भारत में कहीं भी रहे, कश्मीर में रहे, कन्याकुमारी में रहे, पश्चिम में रहे, पूर्व में रहे, लेकिन उसका व्यवहार, उसके जीवन का ढंग है वो कहीं न कहीं जाति की भावना से, आंतरिक दृष्टि से प्रभावित रहेगा। इस तरह का इनका शोध अनुभव है। हमारे देश में जातियां धार्मिक विभाजनों को भी काटती हैं। केवल हिंदू ही जातियों में बटे हुए नहीं हैं, अपितु जैन, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी अनेक जातियों में विभाजित हैं। जाति भेद राष्ट्र के प्रति भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं बनते, अतः जाति राष्ट्रीय एकता के मार्ग की प्रमुख बाधा नहीं है। क्योंकि संकीर्णता का जो भाव है वो अगर नहीं है तो जाति की भावना कहीं भी मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। अगर हम वैमनस्य द्वेष का भाव रखेंगे, संकीर्णता रखेंगे, संघर्षों को आए दिन जन्म देते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि वह राष्ट्रभक्ति या जाति का जो भाव है वो हम बात करेंगे अपने हित की, राष्ट्रभक्ति की, लेकिन उसका परिणाम निकलेगा वो राष्ट्र को क्षय की ओर ले जाने का काम करेगा। इसी तरह से सांप्रदायिकता का बिंदु है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में जो विद्वेष की भावना भड़कती रहती है, उठती रहती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण, संवैधानिक व्यवस्था का प्रावधान होने के बावजूद भी स्थानीय झगड़ों को पैदा करना, सांप्रदायिकता को विद्रोह देना या संप्रदायवाद को बढ़ावा देना, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना रखना, ये राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। माइनॉरिटी का सवाल है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। अल्पसंख्यकों का जो सवाल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मारवाड़ियों का जो विरोध किया गया, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में लक्षित सेना जैसे उग्र संगठनों, हिंदू करणी सेना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो अल्पसंख्यकों का जो सवाल है वो हम देखते हैं काफ़ी एकीकरण की भावना को आहत करता है। छोटे छोटे राज्यों की जो मांग रहती आई है, उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, बोडो राज्य आदि की जो मांग होती रही हैं या ब्रज क्षेत्र की जो मांग होती रही है, तो ये क्षेत्रीयवाद का विचार ही एक बहुत बड़ा संकट पैदा करता है। फिर प्रादेशिकता का मामला है। प्रादेशिकता के पक्षपात न केवल हर प्रकार के व्यापक विकेंद्रीकरण और पूर्ण सुशासन की मांग करते हैं, बल्कि अतिवादी आक्रामक प्रादेशिकता के कुछ प्रवक्ता तो संघ से भी अलग हो जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन पर केंद्रीय सरकार का कोई नियंत्रण न रहे और न उनका केंद्रीय सरकार के प्रति कोई दायित्व। इस स्थिति का स्वाभाविक फल यह होता है कि उनका ध्यान अपने प्रादेशिक संगठनों पर केंद्रीभूत हो जाता है। अत्यधिक आर्थिक विषमता भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा बनती है। जैसे कि जो अधिक निर्धन या अभावग्रस्त हैं, जिन्हें मेहनत करने पर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता, वे अट्टालिकाओं विलास के सब साधनों के साथ मौज करने वालों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भाव रखते हैं, क्योंकि वो अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं। तो ये विभेदकारी जो शक्ति है, इस पर राज्य सरकारों को ध्यान देना, देश की राजनीति को ध्यान देना, नेतृत्व करने की क्षमता है उसको इस पर दृष्टिपात करना और इसका समाधान करना, जिससे कि आर्थिक विषमता का भाव है वह देश में नहीं रहे, तो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को एक अच्छा बल मिलता है सकारात्मक दृष्टि से। भाषाई विवाद का जो मामला है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और देव लिपि है जो देवनागरी होगी।
तथा इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। व्यवहार के अंतर्गत ज्यों-ज्यों हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की निर्धारित तिथि पास आने लगी, दक्षिण भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से मद्रास राज्य या जिसको तमिलनाडु कहते हैं, में हिंदी के विरोध में आंदोलन की स्थिति खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में सह राजभाषा अधिनियम 1965 के आधार पर व्यवस्था की गई कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। राजनीतिक जो अवसरवादी प्रथा है वो भी इसमें काफ़ी बाधा के रूप में उभर कर आती है। हिंसात्मक गतिविधियां हैं और सबसे बड़ा बिंदु है भ्रष्टाचार, करप्शन, कि जिसके आधार पर प्रादेशिकता, भाषावाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता देश की प्रमुख समस्याएं बन गई हैं। और भ्रष्टाचार किसी भी भाषावाद को नहीं देखता है, सांप्रदायिकता नहीं देखता है, जाति को नहीं देखता है, आर्थिक विषमता को नहीं देखता है। उसका उद्देश्य रहता है कि किन्हीं कारणों से, किन्हीं तरीक़ों से हम या भ्रष्टाचारी लोग हैं वो समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर दें और भ्रष्टाचार से पीड़ित समाज एक ऐसा समाज बनाएं जो कि उस नागरिक के मस्तिष्क को पूरी तरह से कमज़ोर करने की स्थिति पैदा कर दे। तो ये मूल रूप से बिंदु हैं जो कि इसमें आते हैं। धन्यवाद।